नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो मृतकों का टीला है वो हमारा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था, तो वो थे अग्नि थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखो महावीर का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ, वैशाली कुंडग्राम में। और कब हुआ था, ये हुआ था 599 में, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। जो देखो दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग की जो स्थापना थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सूची 1-2 का मिलान कीजिए। देखिए ये सम्राट जो है इनका जो है मकबरा है। ठीक है, तो देखो बाबर का जो मकबरा है वो हमारा कहाँ है, काबुल में है। ठीक है, और अकबर का जो मकबरा है वो हमारा सिकंदरा यानी कि आगरा में है। ठीक है, और जहांगीर का जो है मकबरा वो कहाँ पे है, वो हमारा लाहौर में है। और शाहजहाँ का आगरा में है। ठीक है, चलिए तो यानी कि हमें क्या मिला है, 2 1 का 3, ए का 3, ए का 3। देखो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें सी में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था, सर थॉमस रो था। ठीक है, चलिए और ये कब आया था, 615 में आया था। ठीक है, याद रहेगा। और ये सब 615 में ये सूरत पहुंचा था। और सम्राट अशोक के अशोक नहीं, जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो ये 1616 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। देखो जो अवध है इसके जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। कौन थे, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। ये किस नेता ने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय ने ये कब कहा था, जब लाहौर में जो साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे तो उस समय जो लाठी चार्ज हुआ था, ये उस लाठी चार्ज के रूप में, उस लाठी चार्ज के समय जब गंभीर रूप से घायल हो गए तो घायल होने के बाद उन्होंने ये कहा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यानी कि 1947 में, उस समय पे हमारे जो अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के, तो वो JB कृपलानी थे। ठीक है, फिर कर्जन के ने भारत का विभाजन कब किया। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने भारत का विभाजन कब किया था, 1905 में, जब बंगाल अलग किया गया था तब इन्होंने जो है इसको अलग किया था। और 1905 में कब किया था, तो 1905 में अगर पूछा जाएगा तो 20 जुलाई को इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 जुलाई को ये जो है घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को जो है इन्होंने लागू कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। देखो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो ये सही हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर बना है। देखो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या होता है, हाँ, कुंभ भी लगता है। ठीक है, और यहीं पे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का एक जो है वो महाकाल उज्जैन में ही स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
फिर पूछा गया एम्स्टर्डम जो है वो किसकी राजधानी है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। देखो जो ये एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी यूराल पर्वत जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यूराल। फिर जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए पहले इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो आरबीआई का गवर्नर करता है, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। देखो जीएसटी की काउंसिल की जो अध्यक्षता करेगा वो केंद्रीय वित्त मंत्री करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वां, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, तो देखो जो वाणिज्य बैंक है हमारा उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1969 में। चलिए आगे देखते हैं। सीआर का असंक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कि सीआर की फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो जो CRR है, यानी कि ये CRR है, इसका जो पूछा गया है तो वो होता है कैश फिर रिजर्व रेशियो, ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 19वां देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी वो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को जो है घोषणा की गई थी और इसका शुभारंभ 28 अगस्त को हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं। तो आर्थिक कार्य के जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी होती है, ये तृतीयक क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही है। तो देखिए उसमें लोकतांत्रिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, फिर कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो देखो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि निम्न में कौन से भारतीय संसद के घटक हैं। देखो संसद के घटक पूछा जाएगा तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखो अगर उच्च न्यायालय की पूछा जाएगा तो हमारी लीला सेठ हो जाएंगी। ठीक है, और अच्छा ये किस उच्च न्यायालय की बनी थी। तो ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो है वहाँ की जज बनी थी, मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, फिर 25वां देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की जो निर्धारित न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो हमारी बिल्कुल जितनी राष्ट्रपति के लिए जो क्राइटेरिया होता है वही हमारी राज्यपाल के लिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35, तो राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र 35। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो देखो जो चींटी के जो डंक यानी कि उसके काटने पे जो हमें मिलता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो अच्छा इसमें फॉर्मिक अम्ल नहीं दे रखा है। तो देखो फॉर्मिक अम्ल का ही नाम होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, ये उसी का नाम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, देखिए ये किस में है, कार्बोनिक ए, फास्फोरिक अम्ल, फिर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए डी में है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यही सही हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो जो कवकों के अध्ययन को जो कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, माइकोलॉजी।
ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? देखो जो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो दो होते हैं, वो होते हैं बी और सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो हमारे बचते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए देखिए, ये यहाँ से मैथ स्टार्ट होती है। मैथ में ये कह रहा है 0.06 का स्क्वायर, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर और 0.079 का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम इनको जो है इनके बटे में अगर हम लोग क्या करें, कितने हैं ये, 2 के बाद दशमलव लगा है तो इसको हम लोग 2 के बाद, और जब हम लोग 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो मतलब ये 0.6 बचेगा, पॉइंट नहीं बचेगा। और कितने थे 2 के बाद, तो ये 2 के बाद इसके ऊपर लग जाएगा और ये स्क्वायर। ऐसे ही ये 47 था तो ये 47 और बटे में 100 हो जाएगा और ये स्क्वायर। और यहाँ पे कितना था 0.0 यानी कि 3 के बाद तो 79 बटे में 1000 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। ऐसे ही बटे में भी कर लो, तो बटे में क्या हो जाएगा, ये 3 के बाद तो यहाँ पे 6 बटे 1000 की पावर 2 प्लस ऐसे ही 47 बटे 1000 की पावर 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 79 और यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे कि पावर 2। तो देखो अब यहाँ से हमको ये सभी में पावर 2 है तो ये 2 पावर तो ऐसे ही ख़त्म कर दीजिए आप। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये 6 ख़त्म, ये 47 है, ये 47 ख़त्म, ये 79 है, ये 79 ख़त्म। अब यहाँ पे 1 0 1 0 का चला गया, 1 0 1 0 चला गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे 3 0 थे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यानी कि सभी जगह पे नीचे कितना बच रहा है 10, तो कितना बच जाएगा 1/10 और ऊपर 1। ठीक है। तो अब ये जो है ये नीचे वाला जो है ऊपर पहुंच जाएगा तो सबसे ऊपर अब क्या आ जाएगा 10। तो हमारा जो है इसमें आंसर हमको क्या मिल जाएगा 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला 10। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है दशमलव हटाना है और बटे में जितने नंबर के बाद में वो दशमलव लगा है बस एक उसके आगे जीरो बढ़ाते जाना है। तो उसको करने से देखिए क्या होगा कि आपके पास ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दशमलव हट जाएंगे तो आपको उसको डिवाइड करने में आसानी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर हमसे कहा गया है गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाने लगता है, यानी कि उसका रुपया बढ़ गया। दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहले तो वृद्धि निकालते हैं कितनी हुई है। 960 हो गए थे कितने से 800 से, तो कितना बचा है 160 रुपये। और ये वृद्धि हुई किस पे थी, पहले 800 कमाता था इसी पे वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की हुई, तो परसेंट से गुणा, 100 एकम 100 अठे 8 एकम 8 दूनी 16, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20% की। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए फिर ये लिखा है ये 69842 69842, यानी कि ये लिखा है ए स्क्वायर, फिर ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बटे में क्या लिखा है ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे तो एक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, एक में हो जाएगा ए प्लस बी और बटे में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। चलिए पहले तो इसे समाप्त करते हैं। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी थी 6 9 8 4 2 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 30 158। ठीक है, जोड़ दो 8 2 10 का 83 लगा 1 5 4 9 और 10 का 83 लगाएगा 8 9 और 1 10 का 83 लगा 1 9 और 1 10 का 83 लगा 1 6 3 9 और 1 10
तो कितने 3 2 5 यानी कि 1 लाख, यानी कि ये वैल्यू हो गई 1 लाख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं का औसत इतना है। ठीक है, तो 5 वस्तुओं का औसत इतना है। तो पहले तो हमें 5 वस्तुओं का औसत 5 × 26, तो यानी कि इनका कुल टोटल जो है 5 वस्तुओं का जो भी टोटल होगा कितना हो जाएगा। 5 चक्कू 20 का सिफर, हासिल लगा 2, और 26 पंचे 130 और 2 132 दशमलव, तो यानी कि हमें कितना मिल गया 132। फिर उसने कहा पहली संख्या, तो मान लिया पहली संख्या हमारी ये x हो गई। शेष 4 संख्याओं के योग, तो पहली संख्या अगर ये है तो टोटल संख्या हमारे पास ये थी, तो बाकी की बची संख्याएं जो होंगी उनका टोटल कितना हो जाएगा, उनका टोटल हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए पहली संख्या ये हो गई, तो बची 4 संख्याएं हमारे पास, ये जो हैं ये हमारा बाकी की जो 4 संख्याएं बची हैं ये उनका टोटल हो जाए, क्योंकि पांचों संख्याओं का टोटल कितना 132, और उसमें से एक संख्या इतनी, जब हम उसमें से एक संख्या घटा देंगे तो हमें बची 4 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से, तो यानी कि इसका जो 5वां हिस्सा तो ये हो गया, कौन है पहली संख्या, तो इसके पहली संख्या क्या है बराबर में हो जाएगी, तो ये हो गई बराबर में। तो पहली संख्या ज्ञात करनी थी, तो 5 एकम ये 5 हो जाएगा, और ये 132 माइनस का x, अब ये माइनस का x है इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बना देगा हमारा 6x = 132। तो 6 एकम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना मिला 22। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया 22, तो हमको पहली संख्या यानी कि x बराबर कितनी मिल गई 22, तो यहाँ से हमारा आंसर मिलता है हमको 22। चलिए चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22। फिर हमसे कह रहा है 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो पहली मतलब 4 अलग अलग संख्याएं, तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का 3 गुना है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 का औसत, ये हमारा औसत बन गया। औसत चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या कौन सी है डी, तो इसका 3 गुना कर दिया। और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है 55, तो देखो जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में 4 बराबर 55, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 55 चक्कू 220, कितना हो जाएगा 220। फिर उसने कहा और सभी 4 संख्याओं कितना, पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो पहली 3 संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कैसे पता चलेगा 3 संख्याओं का औसत, जब तक हमको यहाँ से ये नहीं निकल पाएगा हम उसके आगे का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए होगा। ठीक है, चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9d, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9d यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9d प्लस d बराबर 220, तो 9 और 1d कितना हो जाएगा 10d बराबर हो जाएगा 220, और ये 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा कितना 22, यानी कि d बराबर हमको कितना मिल गया है 22। ठीक है, चलिए याद रखिएगा d बराबर हमको कितना मिला है, d बराबर हमको मिला था 22। फिर उसने पूछा था पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर हमको पहली 3 संख्याओं का औसत हमने क्या निकाला था a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 बराबर कितना था 3d था, तो अब ये 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो हमें d बराबर पता चल गया कितना है 22, तो d की वैल्यू यहाँ पर रख दो 3 गुणे 22, तो कितना हो जाएगा 66, तो यानी कि इसका जो औसत निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 66, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में
पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग कोई भी शब्द दिया हो तो उसका एक सेंटेंस बना के यूज कर लिया करिए, वहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देखो, नदी बहती है, बहता तो है नहीं, तो ये स्त्रीलिंग। पानी बहता है या पानी पिया जाता है या पिया जाती है तो नहीं, या पानी बहती तो है नहीं। इलायची खाई जाती है और प्याज बुझती है, तो हमारा पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? पानी। ठीक। फिर कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? देखो, जब कपटी जो मित्र होगा वो क्या होगा? आस्तीन का सांप होगा। फिर विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? जो देखो, विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो हमारी ब्रज भाषा थी। कैसी? ब्रज भाषा। अच्छा, ये लिखी किसने थी? ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, इसीलिए इसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कौन सा देश भ्रमर का पर्यायवाची है? ठीक है, चलिए देखते हैं भ्रमर का पर्यायवाची। देखिए, अच्छा, पर्यायवाची नहीं है, तभी मैं सोचूं कि इनमें सारे तो पर्यायवाची जो हैं उसी के दे रखे हैं। देखिए, ये जो सलभ जो है बस खाली यही एक ऐसा पर्यायवाची है जो उसका नहीं है। ये टिड्डे का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? टिड्डे का। बाकी सिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद, ये सारे के सारे पर्यायवाची हमारे भ्रमर के ही होते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि उसने नहीं पूछा था तो ये हो जाएगा सलभ। ये टिड्डे का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण ने अनेक अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। शुद्ध वाक्य पूछा है हमसे। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को उनके नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो देखिए यही सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इंग्लिश पैराग्राफ है। चलिए आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक के और पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे का पैराग्राफ आप लोग यहाँ से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि वाई डिड सी ड्रेस प्लेनली प्लेनली। ठीक है, तो जो देखिए, जो उसने ड्रेस पहनी थी उसके हिसाब से अगर हम लोग जो इसको पैराग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। फिर 42वां क्वेश्चन क्या है? वाई डिड सी सफ़र इंडलेसली। देखिए, जो जो इंडलेसली जो इन्होंने जो बात कही है, इसके हिसाब से पैराग्राफ के हिसाब से इसका क्वेश्चन आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द पोरनेस ऑफ हर हाउसेज, जो उसकी गरीबी के कारण था, इसी वजह से उसके साथ ऐसा था। वाट डिड सी नॉट ड्रीम ऑफ। ठीक है, वाट डिड सी नॉट ड्रीम ऑफ। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मैन हु ऑल वेन वुमेन वांट टू मैरी। ठीक है, फिर देखिए, गिव सिनोनियम ऑफ फॉलोइंग वर्ड। चाओस। देखिए, जो चाओस होता है उसका मतलब होता है उथल पुथल, गड़बड़ी, गोलमाल या अराजकता या अव्यवस्था। इसी तरीके से ये जो होता है ये चाओस का होता है। ठीक है, और जब चाओस का मतलब एक तरीके से गोलमाल, गड़बड़ी, उथल पुथल या अव्यवस्था या अराजकता, या एक तरीके से ये कह लो कि समझ में ना आना कि क्या करना, तब उसके लिए इसका जो मतलब ये पैराग्राफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैराग्राफ के हिसाब से इसके ये मंत्र जो चाओस का जो मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है यहाँ पे कि गड़बड़ी करना, अराजकता फैलाना या अराजकता या इस तरीके से जो भी हैं, तो ये उसके मीनिंग निकल रहे हैं। तो उसके हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, फिर एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है क्या है? कंसीटेड बता लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा ये होता है एक तरीके का बहुत घमंडी, अहंकारी जो होता है अभिमानी, तो ये हो जाते हैं। और फिर इसके इसके हिसाब से जो है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब क्या हो जाता है? बहुत जो शालीन आदमी, शालीन हो है, या जो कह लो विनम्र हो, उसके लिए हम लोग मॉडेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम्बल भी इसी का होता है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। छेनी मूर्तिकार की होती है और जो निहाई होती है वो हमारी लोहार की होती है। किसकी होती है? लोहार की। ठीक है, होती एक तरीके से जो है वो निहाई जो होती है वो काटने के लिए यूज की जाती है। वैसे लोहार लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखिए ये लिखा है हार्बर, तो HARBOR
BOUR, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, BORUARH, ठीक है। तो देखिए अब इसका मतलब देखिए एच भी है, सारे अक्षर तो वही हैं, किसी कुछ तो बदला नहीं है। इसका मतलब इन्होंने नंबर के साथ खेला है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एच का क्या है 1, आर का कितना है 3, ए का कितना है 2, यू का कितना है 6, आर का कितना है 7, और ऐसे ही किसका था ओ का 5 और ये 4। तो यानी कि 4 5 7 6 2 3 1 ये लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ये का आर जो है हम लोगों को अभी कंफ्यूज करेगा, देखते हैं आप उसके हिसाब से हम लोग आगे देख लेंगे। फिर ये RAPTURE ये लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें भी हैं। तो अगर इसके हिसाब से सेट करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 1 3 2 6 7 5 4 ये होना चाहिए। तो 1 का कितना है R, फिर 3 का क्या है P, फिर A, 6 का क्या है R, 7 का क्या है E, फिर 5 का क्या है U और T। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में TU TU TU, एक सेकंड, यहाँ पे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, TUP, तो TUP यानी कि TUP आना चाहिए, यानी कि 3 और 7 में चेंज होगा। तो यानी कि यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये E हो जाएगा और ये अपना P हो जाएगा। तो यानी कि TUPRAERP। तो यानी कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब एक जैसे अक्षर होते हैं तो यही कन्फ्यूजन हो जाती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। वो आप अपने आंसर इसमें ऑप्शन के हिसाब से आराम से मैच हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है रीना अस्मिता की पत्नी है, अस्मित की पत्नी है। तो ये देखिए रीना जो है ये अस्मित की पत्नी हो गई। तो पत्नी के लिए माइनस और प्लस पति के लिए प्लस। ठीक है, देखिए माइनस महिला और प्लस पुरुष। ठीक है, और आदित्य रानी का पति है। देखिए ये रानी के लिए हम लोग आगे शब्द यूज करेंगे तो उसे RA बनाएंगे। ठीक है, रानी के ससुर रानी की, रीना की इकलौती बेटी, रीना की इकलौती बेटी कौन है सिया। और सिया के क्या है वो दादा हैं। तो सिया के दादा मतलब इनके पिताजी होंगे कौन, रीना के ससुर। तो ये ससुर हो गए, मान लो ये रीना रानी के ससुर। तो ये रानी के क्या हो जाएंगे, ये रानी के लिए RA यूज कर लिया, ये भी महिला, और ये उसके ससुर हो जाएंगे। ठीक है, और रानी का पति कौन है, आदित्य है। ठीक है, और ये कौन थे, ये अस्मित थे, तो ये AS हो गए, वो आदित्य हैं तो AD। ठीक है, अस्मित का आदित्य से क्या संबंध, अस्मित का आदित्य तो भाई भाई हो जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2011 को बृहस्पति था, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा। तो देखिए 5 जनवरी यानी कि 365 में से 5 निकाल देंगे तो इधर हमको 360 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 जनवरी तक है हमारे पास, तो इसको निकाल देंगे, बचेंगे इतने। और फिर 2012 के पूरे दिन यानी कि 2012 होगा लीप ईयर, तो 366 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जनवरी और जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7, 6 6 12, 3 3 6 और 1 7। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 7 एकम 7, 2 0 7 7 3 21, कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो यानी कि बृहस्पति था तो पीछे एक बुधवार हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये बुधवार। तो 1 जनवरी को क्या पड़ेगा बुधवार, क्योंकि अगर 7 दिन होते तो बृहस्पति पड़ जाता, 6 दिन है तो एक बुधवार हो जाएगा, एक दिन पीछे चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असमान है, उसका जो है शब्द का चयन करना है। तो दिया है विवर, अंधा, बहरा और गूंगा। अच्छा, तो देखो अंधा, बहरा और गूंगा ये तो सब एक जैसे हो जाएंगे, और जो बीवर है वो क्या है, वो अलग हो जाएगा। वैसे बीवर माने आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा कमेंट में, बाकी मैं इसके बारे में आपको वहाँ बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर किसी को भी पता हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि बीवर जो है किसके लिए यूज किया जाता है या क्या होता है। फिर 51वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि को आधिकारिक रूप से लागू हुआ? तो देखिए, ये 1 मई 2022 को ही एक पूरी तरीके से आधिकारिक तौर से लागू हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये। 52 नंबर में क्या है, तो 52 में है कि देश में पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये बिहार में की गई है। बिहार में ये जो है बिहार के किस ज़िले में की गई है? तो ये पूर्णिया विभाग जो है ज़िला वहाँ की गई है। कहाँ की गई है? पूर्णिया ज़िला वहाँ की गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 23 जो है फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी कहा कहते हैं जिसे, ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो यानी कि एक तरीके से ये पूछ रहे हैं जो सेबी जो है उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, देखिए जो ये जो इसके अध्यक्ष हैं और जो उनकी अध्यक्षता में ये सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन हुआ है, तो उनके अध्यक्ष का नाम जो है वो NR नारायण मूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहा गया है मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो है तिनसुकिया जो है तिनसुकिया में किया गया है, और ये तिनसुकिया एक गांव है। ये जो है ये जो तिनसुकिया गांव नहीं सॉरी ज़िला है, ये ज़िला जो है ये कहाँ पड़ेगा? ये असम में पड़ेगा। ठीक है, और ये जो इन्होंने जो इसमें जो मेथनॉल मिलाया है, ये मेथनॉल कितने परसेंट है? तो ये मेथनॉल है 15% का। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारतीय विज्ञान स्थान IIS बंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों का प्रभाव जो है विकास जो है वो विकसित हो रहा है? तो ये किस में पाया गया है? देखिए ये जो पाया गया है ये हमारा कावेरी नदी में पाया गया। कहाँ? कावेरी नदी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए इसको साफ करते हैं पहले। चलिए 56 क्वेश्चन क्या है। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। जो लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? देखिए जो वाहन लॉन्च किया गया है उसका नाम जो है वो टोयोटा मिराई है। ठीक है, ये टाटा हरियर नहीं, टोयोटा मिराई है। तो याद रखिएगा टोयोटा और टाटा लगभग मिलते जुलते हैं, तो टोयोटा ही याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर ये 57वां क्या है। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य 5 राज्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, चलिए देखिए ये जो अभी जो हमारे फरवरी मार्च में जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, देखिए उसमें कौन कौन से थे। यूपी था, ठीक है, पंजाब था, ठीक है, फिर गोवा था और मणिपुर था। ठीक है, और कौन सा था? और यूके था। मिल गए आपको पाँचों राज्य। तो देखिए इसमें गोवा है, सिक्किम है, सिक्किम तो कहीं नहीं था, पंजाब है, उत्तराखंड यानी कि सिक्किम इसका अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है? हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए जो भी एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, ये देखिए इसकी आधारशिला शाहजहाँ, ये आधारशिला क्या है, ये जो है शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश जो है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर 2021 को जो है नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो शाहजहाँपुर में रखी गई। तो देखिए इसमें शाहजहाँपुर वाला ये ऑप्शन है, हाँ है, आधारशिला रखी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या था, फिर ये था कि ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव तक समाप्त होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये हमारा प्रयागराज से और उधर मेरठ तक जोड़ेगा, तो पूर्वी से पश्चिमी को जोड़ेगा, बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ये 593.947 किलोमीटर का ही एक्सप्रेस वे बनने को जो है अभी जो बात कही गई है, जब शाहजहाँपुर में नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे तो वहाँ इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, और ये एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बरमाती गांव से शुरू होकर, ठीक है, वाराणसी जिले के समनपुर, देखिए पहली बात तो मेरठ जिले के बरमाती गांव नहीं है, वो गांव जो है बिजौली गांव है, और वाराणसी नहीं, ये हमारा प्रयागराज तक जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? देखिए ये जो अधिसूचित किया गया है, ये 127वां संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में जो है उसको उसमें लिखा गया है, यानी कि अधिसूचित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? देखो जो नवंबर 2021 में जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो मैग्डालेन जो हैं, उनका नाम है, बाकी आगे आप लोग याद रख लीजिएगा एंडरसन भी हैं। ठीक है, तो मैग्डालेन एंडरसन नाम है इनका। आपको याद होगा कि एक इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो आप उससे रिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो एंडरसन है। कौन सी एंडरसन है, तो मैग्डालेन एंडरसन है, डालेना एंडरसन है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, यानी कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? देखो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर कहा गया है द्वीपों क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? ठीक है, जो द्वीप क्षेत्रों सहित, द्वीप को जो क्षेत्र होंगे उनको भी जोड़ना है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 75.16.6 है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान के जो सदस्य हैं वो हमको 10 सदस्य हैं, हमको 10 अगर पता है तभी हम ये कर पाएंगे। देखिए पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है वियतनाम, पाँचवा है कंबोडिया, छठा है म्यांमार, सातवां है थाईलैंड, और फिर आठवां है सिंगापुर, नवां है ब्रुनोई और 10वां है लाओस। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। तो देखिए कंबोडिया है, हाँ है, चीन है तो चीन नहीं है, लाओस है, हाँ है, फिलीपींस है, ये भी है, तो चीन हमारा उसका सदस्य नहीं है आसियान का। चलिए 64वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 64वां क्वेश्चन है कि बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो जो बीसी राय जो पुरस्कार है वो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा, ठीक है, ये उनकी स्मृति में दिया जाता है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं किस में दिया जाता है, ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये किसकी याद में दिया जाता है, ये विधान चंद्र राय की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, और ये 1962 में स्थापित किया गया था। फिर निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो ये बी हमिंग बर्ड जो है वो इसका सबसे छोटा पक्षी है। थोड़ा सा ये जो है स्कैनिंग के प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है,
चलिए मैं आपको पढ़ के बताता रहता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो इतना धुंधला नहीं होगा, क्योंकि इसको जूम करने में इसके थोड़े से पिक्सल की वजह से ये ऐसा हो जाता है। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो देखो जो धनपत राय हैं वो प्रेमचंद्र के नाम से मशहूर हैं। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 नंबर कह रहा है अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? चमेली देवी पुरस्कार पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। तो जो चमेली देवी पुरस्कार है ये आरिफा जौहरी हैं एक, ये जो पत्रकार जो हैं ये इन्हीं को दिया गया है। तो क्या नाम है इनका? आरिफा जौहरी नाम है इनका, ठीक है। फिर किस देश के पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? देखो ये इंडिया ने जीता है। किसने जीता? इंडिया ने। और इसने हराया किसको? इसने हराया है इंडोनेशिया को, ठीक है। और ये भारत ने पहली बार जीता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत ने पहली बार जीता है। तो हमसे पूछा जाए थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? भारत। किसको हराया? इंडोनेशिया को, ठीक है। फिर क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो ये जो पुस्तक लिखी है जो श्री राम चौलिया हैं इन्होंने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो जो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है वो 71 से 75 तक हमारा जो है हिंदी पैराग्राफ है। आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना पैराग्राफ है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग रोक के देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? देखो जो गद्यांश है उसमें अंधकार जो है वो अपराधों की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? अपराधों की ओर, ठीक है। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो देखो जो लेखक है उन्होंने सबसे बड़ा पाप अंधकार को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा पाप है। अंधकार को मतलब निगेटिविटी को हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो वही सबसे बड़ा पाप है। फिर 73वां क्वेश्चन क्या है? जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तब क्या होता है? तब जो है क्या हो जाएगा? दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है, इससे शांति का माहौल बना रहता है या दंड का अधिकारी बन जाता है। अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता। तो देखो जब आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो क्या होगा? दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिल जाता है उससे, क्योंकि अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो वही काम जो है किसी दूसरे के साथ दोहराया जाता है। अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? देखो जो अंधकार का निषेध है ये सामंजस्य से अन्याय शोषण तथा बुराइयाँ नहीं है। अन्याय शोषण बुराइयों के लिए सदा के लिए समाप्त करना, समाज में फैले अंधकार को प्रकाश में बदल देना, समाज में अंधकार मुक्त करने की प्रयत्नशील रहना, यह मानना है कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो इस गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य है वो अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना था। जो पूरा पैराग्राफ था वो किससे था? ये था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो पैराग्राफ है ये गांधी जी ने लिखा हुआ है, गांधी जी के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसे पढ़ना, ठीक है। इसको वीडियो को रोक लेना और आप इसको पढ़ना, ठीक है, ऐसे करके। चलिए देखते हैं। फिर मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था? देखो मनु को जो था किस गलती का एहसास हुआ था? देखो जो मनु को जो उनकी गलती थी वो उन्होंने जब ये डायरी लिखी थी तो उसमें जो है वगैरह शब्द का यूज कर लिया था, प्रयोग कर लिया था, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्तियां क्यों जताई? देखो
गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्तियां इसलिए जताई थी क्योंकि वगैरह शब्द में जो है कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कह देते हैं वगैरह वगैरह तो उसमें पता ही नहीं चलता हम जो है आगे की किस बात के लिए बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। गांधी चाहते थे कि भाषा का सही प्रयोग हो। वगैरह शब्द से कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। तो देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 78वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर कह रहा है गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। देखो, गांधी जी ने जो है डायरी को इबादत लिखने के समान इसलिए कहा था क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होती है। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी डायरी लिखता है तो वो उसमें अपनी बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से वही बातें लिखता है जो उसके साथ होती हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इबादत भी हम बहुत सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं और डायरी भी जो है हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से लिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, डायरी लिखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरी लिखने से क्या होता है, व्यक्ति का स्वयं का विश्लेषण और स्वयं मूल्यांकन जो है वो अपने आप में करता है। तो देखिए क्या है इसमें, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। हाँ देखिए यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल सही और आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस लिए, मतलब क्या था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इससे रिलेट हैं और आप बिल्कुल उससे बिल्कुल सीधे तरीके से आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अब जो है आपको ऐसे ही अभी पेपर से पहले 1-2 सेट पेपर और मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।